प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ दाबों के बारे में, प्रेशर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनना और इसका जो कंटेंट है उसकी PDF में आपके ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। पहला बिंदु है विसरण। जैसा मैं पहले भी पूर्व के व्याख्यानों में इसके बारे में कुछ संक्षेप में बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपको इन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाले दाब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। विसरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें ठोस, तरल, गैस आदि जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं का आवागमन उसकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, विसरण कहते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा, और विसरण की क्रिया पौधों में तो होती ही है, लेकिन हम घर में या अपनी प्रयोगशाला में भी देख सकते हैं। घरों में हम सामान्यतः पूजा करते समय अगरबत्ती जलाते हैं जो कि ठोस होती है, और उसका जो धुआं है आप समझ लें कि वह ठोस का गैस में परिवर्तन है, और उसकी जो खुशबू आती है वो उस ठोस के अणु होते हैं जो कि अगरबत्ती पर ठोस के रूप में लिपटे हुए थे, जलने पर धुआं बने, गैस बने और वो दूर दूर तक विसरित हुए। आपने देखा होगा पूजा घर में अगरबत्ती जल रही है लेकिन पूरे घर में खुशबू आती है। कभी कभार पड़ोस से भी अगरबत्ती की या सामग्री की खुशबू आती है। बरसात के दिनों में कई बार हम किसी रास्ते से निकलते हैं, कहीं दुर्गंध भी आती है। प्रयोगशाला में हम देखते हैं जैसे एथाइल अल्कोहल है, पेट्रोलियम ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इनकी गंध आती है, तो वो तरल का गैस के रूप में परिवर्तन है और विसरण होता है। और जैसे हम कई बार घोल बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल है, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है, जल में घोलने पर उसका जब रंग बदलता है तो जल में उस ठोस विलेय के जो अणु हैं वो विसरित होते हैं और जल में घुल जाते हैं, इसलिए हमें उनका रंग दिखाई देता है या कहिए प्रदर्शित होता है। तो यह एक विसरण की क्रिया है। और ठोस के तीनों प्रकार हैं। ठोस के ठोस, तरल और गैस जो तीन प्रकार हैं पदार्थ के, उनमें विसरण की क्रिया देखी जा सकती है। विसरण गैसों में अधिक होता है, तरल में गैसों से कम होता है, और ठोस पदार्थों में तरल से भी कम विसरण की क्रिया प्रदर्शित होती है। फिर भी हम घरों में देख सकते हैं, कपूर है, पूजा की अलमारी में रखा है, या कपूर की गोलियां आती हैं, कपड़ों में रखी जाती हैं, वो कुछ दिनों में गोली गायब हो जाती है या कपड़ों में हमें उसकी गंध आती है। तो वो ठोस का गैस में विसरित होने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब जो विसरित होने वाले अणु हैं, पदार्थ के जो कण हैं, वो अणु एक दूसरे पर दबाव प्रेषित करते हैं, दबाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए यह दबाव ही विसरण दाब कहलाता है। डिफ्यूजन प्रेशर, संक्षेप में इसको हम DP के नाम से बोलेंगे, आपको याद रखना होगा। विसरण दाब जो होता है, विसरण करने वाले पदार्थ के अणुओं या कणों की, पदार्थ के कणों की सांद्रता अथवा उनकी संख्या के समानुपाती होता है।
ऐसे समझ लीजिए कि किसी पदार्थ विसरित होने वाले पदार्थ के अणु ज़्यादा हैं या संख्या अधिक है या सांद्रता अधिक है, तो उधर से विसरण होने की क्रिया प्रारंभ होगी और उधर होगी जहाँ उधर होती विसरित होते चली जाएगी जहाँ पर उसके अणुओं की संख्या सांद्रता कम होती है। अर्थात कह सकते हैं अणुओं की सांद्रता अधिक होने पर विसरण दाब अधिक होता है और अणुओं की सांद्रता कम होने पर विसरण की क्रिया कम होती है, अर्थात विसरण कम होता है। इसलिए विसरित होने वाले अणुओं के अधिकता होने के कारण विसरण दाब भी अधिक होता है और विसरित होने वाले अणुओं की मात्रा या संख्या कम होने पर विसरण दाब की मात्रा भी कम होती है। विसरण की क्रिया प्रभावित भी होती है। उसके मुख्य बहुत सारे कारक हैं, लेकिन जो मुख्य कारक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा है आकार, विसरित होने वाले पदार्थ के कण अथवा अणुओं का आकार बड़ा होने पर विसरण की दर धीमी हो जाती है। तीसरा है सांद्रता अधिक होने पर विसरित होने वाले अणुओं और कणों का विसरण धीमा हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि विसरित होने वाले अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर जाते हैं और वही हमें स्पष्ट करता है कि ये अणु विसरित किसी माध्यम में हो रहे हैं। तो छात्रों, विसरण की क्रिया और विसरण की क्रिया या जिस माध्यम से विसरण होना है, उन अणुओं के द्वारा एक दूसरे पर जो दाब उत्पन्न कर दिया जाता है वह विसरण दाब कहलाता है। दूसरा दाब है परासरण दाब। यह एक महत्वपूर्ण है जो आगे आने वाले टॉपिक को समझने में सहायक होगा। विसरण दाब वह अधिकतम दाब होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध जल से अलग रखने पर उत्पन्न हो सकता है। विसरण दाब कहलाता है। विद्यार्थियों, शुद्ध जल का विसरण दाब 0 माना जाता है। जैसे ही शुद्ध जल में कोई विलय मिलाया जाता है, परासरण दाब धनात्मकता की ओर बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि परासरण दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। परासरण दाब एक विभव दाब होता है, इसलिए वर्तमान में इसको परासरण दाब न कहकर परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। जब तक कोई विलयन किसी झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है, तब तक विलयन द्वारा कोई दाब नहीं लगाया जाता है, या कहिए परासरण दाब को प्रदर्शित करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। अगर कोई विलयन किसी बीकर में, शीशी में, जार में, बेल जार में भरा हुआ है तो वो परासरण दाब प्रदर्शित नहीं करेगा। यह केवल अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परिबद्ध होना आवश्यक होता है, जिसे हम संक्षेप में ओपी से प्रदर्शित करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले दाब को स्फीति दाब कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। जैसे कोई कोशिका है, उसमें जो द्रव भरा हुआ है वो झिल्ली पर दबाव उत्पन्न करता है, या कहिए कोशिका द्रव्य के फैलाव के कारण ही कोशिका झिल्ली फैलती है, कोशिका अपना आकार में वृद्धि दर्शाती है, कोशिका फैलती है। टीपी का मान कम होने पर कोशिका आपको संकुचित दिखाई देगी, टीपी का मान अधिक होने पर कोशिका आपको फैली हुई दिखाई देगी। इस फैलाव को ही हम स्फीति कहते हैं और इस दबाव को हम
स्फीति दाब कहते हैं, इसे हम टीपी कहेंगे। टीपी का मान, टर्गर प्रेशर का मान ओपी के समान ही अधिक, ओपी के मान से अधिक रहता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कब अधिक रहेगा? जब तक कि कोशिका को शुद्ध जल में नहीं रखा जाता है। एक बार फिर बोल देता हूँ, टीपी का मान ओपी के मान से अधिक ही रहता है जब तक कि किसी कोशिका को शुद्ध जल में नहीं रखा जाता है। क्लियर? छात्रों, आपने देखा है और आप जानते हैं, पौधों की कोशिकाएं कोशिका भित्ति से परिबद्ध होती हैं, या कहिए कोशिका भित्ति के कारण ही पादप की कोशिकाएं दृढ़ होती हैं, रिजिड होती हैं। इसलिए यह कोशिका द्रव्य के समान, परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। इसी को भित्ति दाब, वॉल प्रेशर, WP कहते हैं। सामान्य स्थिति में टीपी, स्फीति दाब का मान भित्ति दाब के मान के समान होता है। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो 3 प्रकार के दाब आपको बताए गए हैं, विसरण दाब, परासरण दाब, स्फीति दाब, ये तीनों प्रकार के दाब आपस में कुछ न कुछ संबंध प्रदर्शित करते हैं। हमने विसरण दाब पढ़ा, जिसको आपने डिफ्यूजन प्रेशर कहा, DP। आगे हम बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता, DP के बारे में। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि किसी कोशिका में से जल विसरित होता है तो उसमें जो पूर्व में उत्पन्न हुआ जो विसरण दाब था, उसके मान में धीरे धीरे क्रमशः कमी आने लगती है। इसी को हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्लियर? किसी कोशिका से यदि जल विसरित होता है तो विसरण की क्रिया के कारण विसरण दाब में कमी हो जाती है, उसको हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इस न्यूनता की पूर्ति उस कोशिका से संबद्ध नज़दीकी या पड़ोसी जो कोशिकाओं से संबद्ध है, उसका जल बह करके उसमें आता है और उस विसरण दाब को पुनः उत्पन्न करता है। इसलिए वो विसरण दाब न्यूनता में कमी आ जाती है। आज के व्याख्यान में यहाँ तक है, आप इसे पढ़ें। आगे मैं आपको इन तीनों दाब और विसरण दाब न्यूनता के बारे में उदाहरण सहित अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।